वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग इंडियन हिस्ट्री में मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को देखने वाले हैं जेपीएससी पीटी के पेपर 1 में। तो पेपर 1 में हम लोग अभी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को इस स्टाइल से देखना है, इस ढंग से हमें कर लेना है कि कम समय में ये कंप्लीट हो जाए। और इसके लिए सबसे अच्छा है वन लाइनर, क्विक रिवीजन, है ना। तो क्विक रिवीजन के माध्यम से लोग पूरे मिडाइवल जो हमारा सल्तनत काल है इस टॉपिक को ले रहे हैं। और 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो कि सल्तनत काल का पीरियड रहा था। सल्तनत काल का पीरियड कब से कब तक रहा था? 1206 से 1526। 1526 के बाद फिर मुगल आ गए। इसके बाद हम लोग फिर मुगल का रिवीजन करेंगे और इस टाइप से इसको वन लाइनर सॉल्व करेंगे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि समय अभी हम लोग 17 मार्च को देख के चल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी की रणनीति बदलना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए तैयारी की रणनीति में इसको हमने शामिल किया है ताकि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पहला है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? और ये जितने प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना आए हुए हैं, उसको वन लाइनर के रूप में किया है। मैंने उसको एमसीक्यू नहीं बनाया। एमसीक्यू नहीं बनाया क्योंकि उसमें ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो मैंने उसी को वन लाइनर क्वेश्चन को लिया और उसका जो राइट आंसर है उसको नीचे डाल दिया। तो मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? आप आंसर के देख लें। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए इसको क्या चाहिए? धन। तो मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना। उसका मेन जो उद्देश्य था क्या था? धन की प्राप्ति करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताबुल हिंद। मोहम्मद गजनवी के साथ सबसे पहले आपसे पूछा है मोहम्मद गजनवी के साथ कौन से इतिहासकार आए थे? तो अल बरूनी आए थे। उसने एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? किताबुल हिंद, है ना। किताबुल हिंद काफ़ी फेमस है। इससे तत्कालीन भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, भारतीय भूगोल। तो अगला है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दरबार की सरकारी भाषा जो होती फारसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा आगरा में राजधानी की स्थापना किसने की? तो आगरा में राजधानी की स्थापना की थी लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? कौन थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। अगला है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन की लड़ाई 1191 में ईस्वी में हुई थी। ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच ये पहली भिड़ंत थी, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और गौरी की हार हुई थी। यहाँ पर गौरी की हार हो गई थी। अगला है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? जी हाँ, दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। उसके ससुर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करके गद्दी प्राप्त की थी। अगला है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और दिल्ली सल्तनत में बैठने वाली एकमात्र महिला, है ना, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। और पहली ही कह सकते हैं और अंतिम कह सकते हैं इंदिरा गांधी बैठी, जो कि काफ़ी बाद में। तो पहली सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान। पहली शासिका दिल्ली पर बैठने वाली महिला रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। मोहम्मद गौरी को वापस अपना देश लौटना पड़ा था। तो उस समय उन्होंने अब जो भारत में जो उसके जीते हुए प्रदेश थे, विजित प्रदेश थे, किसके देख रेख में छोड़ कर गए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ का कह सकते स्वतंत्र शासक बना। महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी ने गौरी के पहले ही इंडिया पर आक्रमण किया था। तो गजनवी के बारे में जानना है तो गजनवी का जो वंश था वो यामिनी वंश था, है ना। कौन सा वंश था? यामिनी वंश। ये सभी पिछले साल आए हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर बहुत सारे। आप जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, वहाँ के प्रश्नों में आप इनको देख सकते हैं। उसी को मैंने वन लाइनर कर दिया है। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? प्रथम आक्रमण भारत में जो मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किया तो किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही
ब्राह्मणशाही राज्य के विरुद्ध, जहाँ के शासक कौन थे? जयपाल। और जयपाल ने इस पराजय के बाद सुसाइड कर लिया, है ना, आत्महत्या कर लिया अपने अपमान के कारण। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? जी हाँ, मोहम्मद गजनवी जब आक्रमण किया तो वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं, जिस प्रकार इस्लामी सभ्यता और इस्लामिक संस्कृति फैली, तो वहाँ एक प्रकार से फारसी संस्कृति का केंद्र ही उसको माना जाने लगा। वो था लाहौर, लाहौर शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का पति की चिता के साथ स्वयं को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ये जो कि एक ढोल बज रहा है और एक महिला पति के चिता के साथ स्वयं जल रही है, यानी सती प्रथा का उल्लेख किया है, सती प्रथा का उल्लेख किया है। ये कौन थे? ये इब्न बतूता, इब्न बतूता ने यह वर्णन किया है। अगला है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी आए और लूट कर चले गए, लेकिन असली रूप से संस्थापक अगर मुस्लिम राज्य का स्थापना किया तो हमारे मोहम्मद गौरी थे। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? इक्तदारी प्रथा संस्थागत रूप से इल्तुतमिश ने चलाई। वैसे गौरी ने इसी शुरुआत कर दी थी, लेकिन इसे संस्थागत रूप से इल्तुतमिश ने चलाई। लाख बख्श के नाम से जाने वाले भारतीय शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, बहुत बड़े दानी इसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी यानी आपका सल्तनत काल में सेना का जो सबसे बड़ा पद होता था वो होता था खान, है ना। खान सर्वोच्च पद होता था सैनिकों में। भारत में मुगल वंश का गुलाम वंश का भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जैसा कुतुबुद्दीन ऐबक को के सानिध्य में छोड़कर गौरी वापस गए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में स्वतंत्र शासक बना, और जिस वंश की उन्होंने स्थापना की वो गुलाम वंश कहलाता है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर शासक पहले गुलाम रह चुके थे, है ना। इसलिए इस वंश का नाम क्या है? गुलाम वंश। इसके संस्थापक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था, लेकिन बाद में इसे गुलाम से मुक्ति कर दी गई थी। अगला है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? दिल्ली में जो कुतुब मीनार है इसके कार्य को कंप्लीट किसने किया, पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। अगर पूछ देते हैं यहाँ आरंभ किसने किया, आरंभ किसने किया, है ना, तो वहां पर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता, लेकिन इसे कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश। जैसा कि आप जान रहे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चोको खेलते समय डायरेक्ट कह सकते अचानक से हो गई थी, इसीलिए ये कंप्लीट नहीं कर पाए। इसके कार्य को कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान यानी तुगलक वंश का पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, पंजाब पे हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश, पंजाब में जो हिंदू शाही राजवंश थी उसके संस्थापक कौन थे? तो कल्लर। अगला है, एक स्टेटमेंट है, यह किसके बारे में कहा गया है? वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसके बारे में कहा गया है? वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ है बहलोल लोदी के बारे में कहा गया, इस प्रकार की बात है। अगला है, अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? जैसा पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अलबरूनी आया था किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मंगोल आक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या रही है सल्तनत काल में, तो किसके काल में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी। इन्हें बहुत ही बखूबी से उसे अंजाम भी दिया और उसे पराजित भी किया। अगला है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1191 में हुआ था, जहाँ पर कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी। लेकिन ये 1192 में एक साल के बाद गौरी फिर आए और यहाँ पर उन्होंने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया, यानी जीत किसकी हुई? तो मोहम्मद गौरी की। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1192 में हुआ था तराइन की द्वितीय लड़ाई। अगला है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? सांकेतिक मुद्रा चलाने वाले हमारे भारत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। और यहाँ पे आपको तांबा मिल रहा है, कहीं कहीं आपको कांसा भी मिलेगा, है ना, कांसे की सांकेतिक मुद्रा। इस पर पूरी तरह इतिहासकार भी स्पष्ट नहीं है, तो तांबा या कांसा कुछ भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में।
अलग-अलग इतिहासकारों ने, जैसे ये तांबा बर्नी ने माना है, और बर्नी की ने काफ़ी ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है, इसलिए यहाँ पे तांबे के बारे में आपको दिया है। तांबे के कांसे की तांबे या कहें कि कांसे की का सांकेतिक मुद्रा है ना? चांदी के मुद्रा की जगह इसे सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया। वो किस धातु की बनी थी सांकेतिक मुद्रा? तो तांबा की, या कहें कि ऑप्शन में आपको कांसा भी मिल सकता है। ठीक है? तो 1329 और 30 में, ये भी याद रखना, कब चला है सांकेतिक मुद्रा? 1329-30 में चला है। किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस धातु पे चला है? तांबा या कांसा? दोनों लेकर आपको चलना है। दोनों ऑप्शन में बिल्कुल नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि उसने जितनी प्रकार की योजनाएं लॉन्च की और फिर उसे वापस ले लिया, इसके कारण उसे कन्फ्यूज इंसान का उपाधि मिला, और इसलिए उसको कहता है विरोधों का मिश्रण। तो मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, और इसी को हराकर बाबर ने फिर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो लोधी वंश का अंतिम शासक, और कह सकते हैं ये पूरा सल्तनत का अंतिम शासक, पूरा सल्तनत जो आपका 1206 से 1526 तक हम लोग देखा, तो अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थी, जहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है और बाबर जीतकर मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? नाम से स्पष्ट है, इनाम अच्छा काम करने वाले को, तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। अगला है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? बस इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक या उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। प्रथम और अंतिम ही समझिए शासक के रूप में। बाद में तो श्री इंदिरा गांधी बनी, लेकिन वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बनी, ऐसे राजतंत्र में नहीं बनी थी। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, पहला सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला है यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता ये मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण, है ना, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने, और गोरी तो बाद में आए थे। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का। और यह कुतुब मीनार का मुख्य द्वार, कुतुब मीनार का कसर इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है, अलाई दरवाजा को। अगला, तैमूर द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लेने पर कौन तुगलक दिल्ली छोड़कर भाग गया था? यानी वह तुगलक शासक कौन था जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो भय से वह राजधानी दिल्ली को छोड़कर भाग गया था? नासिरुद्दीन महमूद। बाद में उसके वजीर के द्वारा फिर से वापस लाया गया। तो वो ये सब कर सकते हैं, अंतिम समय में निकम्मे शासक थे, अयोग्य शासक थे। तैमूर द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लेने पर कौन तुगलक शासक दिल्ली राजधानी छोड़कर भाग गया था? तो नासिरुद्दीन महमूद। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था? है ना, खलीफा जो होता है मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता पूरे वर्ल्ड का। तो लेकिन एक ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, तो ये थे मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, ये इसके बारे में जानना। ये कभी कभी अपने दरबार में ओपन विदाउट क्लॉथ भी दौड़ देते थे, इसलिए कह सकते हैं सनकी पागल टाइप के ही इंसान थे। और इसीलिए जब सनकी और पागल ही है तो खुद को ही सम्राट, खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, है ना, सबसे बड़ा धार्मिक नेता। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी ने। अगला है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश सल्तनत वंश का अंतिम वंश था ना, 5 वंशों ने सल्तनत काल में राज किया, उसमें ये अंतिम थे। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थे कि इन्होंने बाजार को पूरी तरह नियंत्रित रखा, मूल्यों को नियंत्रित रखा, और इसके कारण यह इतिहास में कह सकते हैं इसके इकलौते शासक ऐसे जिन्होंने इस व्यवस्था को इतने अच्छे से अंजाम दिया। तो अंजाम भी दिया और शुरुआत भी इन्होंने ही करी थी, तो और सबसे सफल भी इन्हीं की रही। तो भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये था साथियों आप सभी के लिए 40 वन लाइनर, जो कि आपका सल्तनत काल के इतिहास से संबंधित था। और इसी तरह हम लोग पूरे सल्तनत काल और फिर
पूरे कर सकते हैं एंशिएंट, मिडाइवल और आपका मॉडर्न, तीनों ट पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह फिर पॉलिटिकल में भी करेंगे। आप भी अपना व्यू दें, इस तरह से रिवीजन करने में आपको अच्छा लगता है या पूरा उसको पढ़ने में? तो मुझे जैसे लगता है कि जिस प्रकार का कम समय दिया गया है, अभी आपका फरवरी का महीना है और मार्च में 17 दिन है, तो बहुत कम समय में इस तरह से रिवीजन करने से जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पूरा सिलेबस भी हम लोग कंप्लीट कर पाएँगे सभी विषयों में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, बहुत चीज़ें अभी हम लोगों को करनी है ना। झारखंड को डिटेल में पढ़ेंगे और बाद बाकी जो जीएस पेपर 1 है, उसे इसी स्टाइल से अगर हम लोग कर लेते हैं, तो पूरा कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर पाएँगे कम समय में। अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ जाता है, तो फिर से हम लोग नई रणनीति के साथ फिर से डिटेल्स में पढ़ेंगे। साथियों, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तो नोटिफिकेशन पहुंचे और आप क्लासेस ज्वाइन कर सकें। थैंक यू।